सफलता क्या है या असफलता क्या है, इसके विषय में हमें सोचना चाहिए। क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप कर लेना सफलता है? क्या एक निश्चित मात्रा में या परिमाण में धन अर्जन कर लेना सफलता है? क्या किसी पोजीशन पे पहुंच जाना सफलता है? क्या उनको हासिल न करना असफलता है? यह हमें सोचना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर पहुँचकर भी दुखी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ तक ना पहुँचकर भी संतुष्ट और सुखी हैं। तो सफलता और असफलता को दुख और सुख नापने का पैमाना तो कभी नहीं बनाना चाहिए। और मुझे तो लगता है, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप जिन स्तरों पर आपको जीवन जीना है और जिन अलग अलग स्तरों पे आप जीवित हैं, अगर उन स्तरों पर आपका स्पंदन हो रहा है तो आप सफल हैं। आपकी मटेरियल सक्सेस की भी आवश्यकता है, संसार चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, आपको प्रतिष्ठा की भी भूख होती है, आपको सम्मान की भी भूख होती है, लेकिन क्या वही भूख अंतिम है, क्या एब्सोल्यूट है? इसको समझना होगा। मुझे लगता है कि अगर कॉम्प्रिहेंसिवली या इंटीग्रेटेड जो आप हैं, जो मनुष्य है जिन स्तरों पर रहता है, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, अगर सभी प्लेन्स पर आप स्पंदित हो रहे हैं तो आप सफल, अन्यथा आप असफल हैं। बहुत अच्छी बात आशुतोष ने, आई थिंक ये तुमने एक बार पहले भी बोली थी, पिछली बार जब बात किया था, उसी से एक रिलेशन याद आया कि मर्जी जो है वो किसकी है। दुख, मुझे लगता है जैसे मैंने बोला, आनंद हमारा एक स्वभाव है, लेकिन दुख शायद हम अर्जित करते हैं। हम उसके लिए शायद बहुत कठिन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं कि दुख हमें मिले, हम दुख को प्राप्त हों। नहीं तो अगर आप देखेंगे, हमारा स्वभाव तो आनंद का है, और दुख अर्जित करके हम दुख को प्राप्त हों। और मर्जी हम क्या चाहते हैं इसमें? अगर हम सुख मांगते हैं दुख मिलता है, हम सफलता मांगते हैं विफलता मिलती है। तो हमें समझना चाहिए कि इसकी मर्जी, जैसे पिछली बार हरिवंश राय बच्चन का तो आपने कोट भी किया था कि मन का ना हो तो और अच्छा। मर्जी किसकी है? मर्जी या यश अपयश, मान हानि लाभ, जो अनुभूतियाँ हैं वो सब विधि के हाथ है। जब ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कब का लिखा हुआ है और हम सोचें ये सब हम कंट्रोल करते हैं, तो सफलता असफलता, अगर कितनी भी हम सफल स्टोरीज सुनते हैं आज, जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, कोई ये नहीं देखता उसके पीछे कितनी असफलताएं हैं, उसके बाद जाके उसको एक सफलता मिली है। तो हम लोगों को शायद ये उद्देश्य जो आशुतोष ने बोला कि सफलता और सफलता को इतना शैलो नहीं कर देना चाहिए कि हम उसको ये प्राप्त हो गया, डिग्री कंपटीशन निकल गया, या हमें पदोन्नति हो गई तो हमें सफलता मिल गई। ये एक चलती हुई प्रक्रिया है, ये एक रथ है जो चल रहा है। इसमें किसी जगह जाके ये हो गया हमें तो ये मिल गया, इससे हम खुश हो गए, दुखी हो गए, सुख हो गया और विषाद हो गया, हमें संताप हो गया कि हमें अपनी जान देनी पड़ी। अब 3 घटनाएं हम लोगों ने सुनी कि जिसमें अपना जीवन ही ले लिया। तो मुझे लगता है सफलता जो है वो एक व्यापक विषय है, इसको इतना शैलो में डिफ़ाइन नहीं करना चाहिए, लोगों को उससे रिलेट नहीं करना चाहिए। अगर हमें रास्ते में कुछ परेशानियां मिली हैं, पत्थर मिले हैं, तो हो सकता है उसे सीढ़ी बनाने के लिए दिया हो। अगर हमें कोई किसी ने कांटा चुभोया है तो इसका मतलब हो सकता है जगाने के लिए दिया हो। कोई सोई हुई अभीप्सा है जिसको प्रज्वलित करने के लिए दिया हो। तो मुझे लगता है उसका एक प्रयोजन है विधि का, कि जब अगर हमारी यात्रा चल रही है तो जैसा जैसा हो रहा है, हमें ये नहीं कि धन और पद से हम अलग हो जाएं, हमें धन भी संचित करना चाहिए, हमें पद भी लेना चाहिए, लेकिन उसी से सफलता सुख दुख को उससे बांध नहीं देना चाहिए। तो अगर हम उसको अपने आप को सीमित कर लेते हैं तो हमें संताप भी हो जाएगा, विषाद भी हो जाएगा। और मुझे लगता है ना, आनंद को अगर आप शीर्षासन के रूप में खड़ा कर दें तो वही विषाद है, वो भी एक योग है। आप देखिए, विषाद भी एक योग है, जैसे आनंद योग है, विषाद भी योग है। विषाद योग, जैसे विषाद योग, इसलिए विषाद को आप जला दीजिए, शासन करना कितना कठिन है। वो इन्वर्जन लेना नहीं, तो वो जो है तो योगी। आप कहें अशुद्ध जल है तो जल तो है ही। तो अगर विषाद योग है और विषाद को आप जलाएंगे तो योग उसको बचाएगा। तो मुझे लगता है एक प्रक्रिया है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये रहती है। और लेकिन हमें उसमें अपने आप को ये नहीं, एक फील डाउन नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हम जिस कार्य क्षेत्र और ऑफिस कल्चर की बात कर रहे हैं,
अगर हमारा कोई साथी इस चीज़ से विचलित है, उसका प्रमोशन नहीं हो पाया या उसको वो मिल नहीं पाया जिसके लिए उसको बहुत लालसा थी, तो हमें उसको एक व्यापक चर्चा करनी चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए कि इतनी बड़ी यात्रा में एक आध साल इधर उधर हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बिकमिंग में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि हमें आई हैव टू बिकम दिस। बिकमिंग इज नेवर एब्सोल्यूट, इट इज़ ए हैपनिंग कैनवास, इट इज़ ए रनिंग कैनवास। तो मुझे लगता नहीं यात्रा को कहीं रोक देना चाहिए इस विषय पे कि अब यही समाप्ति है। न जाने क्या चीज़, क्या प्रयोजन है विधि का, आपसे क्या कराना चाहती है प्रकृति। तो मेरा मानना है कि ये इसको आशुतोष ने जो बोला कि असफलता को इस तरह से हमें बांध नहीं देना चाहिए कि हम उसी में ही डुबकी लगा लें। सफलता, मैंने कई बार सुना सर, कई लोग ये कहते हैं कि बच्चों को सही ढंग से बड़ा करना भी एक बहुत बड़ी सफलता है। अब सफलता की परिभाषा में तो वो, और मैं अपने बाबा की जब बात करता हूँ तो बाबा कहते थे कि मेरे 6 बच्चे जो है, मैं इसलिए सफल हूँ कि 6 जो है वो आत्मनिर्भर हैं, 6 ने अपना अपना जीवन चुन लिया है और वो खुशी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये मेरी खुशी का सबसे बड़ा कारण है। बट आज जब पेरेंटिंग की बात होती है, आप जब चर्चा हम पहले भी इसको कर चुके हैं सर, पेरेंटिंग में ये भाव कि हम अपने बच्चों को कैसा जीवन दे रहे हैं, ये हमारी सफलता की सबसे बड़ी परिभाषा है। ये गुम हो गया सर कहीं, ऐसा लगता है आपको कि ये बात गुम हो गई कहीं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। और आज जो ये ब्लेम गेम है कि बच्चे ऐसे क्यों, तो पेरेंट्स ऐसे क्यों, और उसके बीच में माने गलती है का, दिक्कत है का। मुझे तो लगता है कि हर युग में माता पिता की अभिलाषा यही होती है कि उनका बच्चा जो है वो जीवन में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ पाए, वो इस ढंग से बड़ा हो कि उसे सुख भी मिले, सफलता भी मिले, आनंद भी मिले, वो स्वस्थ भी रहे, उस आनंद भी रहे। ये हर माता पिता की अभिलाषा हर युग में रही। युग बदल जाए, समय बदल जाए, समय अच्छा हो या बुरा हो, माता पिता का यह भाव तो अक्षुण्ण रहेगा। अब पेरेंटिंग कैसी हो, या आपको बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, या उन्हें किस तरह से बड़ा करना है, इस पे कई मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, मित्र तो उसके और भी होंगे, माता पिता तो आप ही हैं। तो आपको माता पिता का जो दायित्व है उसका पालन तो करना है। बचपन से हम लोग भी इस तरह के तमाम श्लोकों के बारे में सुनते रहे हैं। हमारे माता पिता भी खुद बोलते थे कि एक अवस्था तक आपको लाड़ प्यार किया जाएगा, उसके बाद प्रताड़ना भी संभव है, क्योंकि आपको मार्गदर्शन देना है, जीवन में आगे बढ़ाना है, कुछ बनाना है, संभाल के रखना है। इस तरह की अवस्था में इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस होना स्वाभाविक है। तो उनसे आप अत्यधिक प्रभावित ना हो जाएं और प्रभावित होकर कहीं अपना मार्ग ना बदल दें, आपके अंदर आप व्यसनों का शिकार ना हो जाएं। इस वजह से माता पिता का वो दायित्व भी था। और 16 वर्ष की अवस्था के बाद आपके साथ मित्रवत व्यवहार, इस तरह के श्लोक हमारे ग्रंथों में भी हैं। मुझे लगता है कि आजकल मित्रवत व्यवहार करना बड़ा आवश्यक है। मेरा निजी मानना है, मेरा यह बड़ा ही स्पष्ट मत है कि आपको अपनी संतान के साथ मित्रवत व्यवहार तो करना है। पहले माता पिता के साथ और ख़ासकर पिता के साथ आपका लिहाज का रिश्ता हुआ करता था। आप उनकी तरफ श्रद्धा और सम्मान के साथ देखते थे, और उस श्रद्धा और सम्मान में कहीं न कहीं एक अंतर्निहित दूरी थी। वो चूँकि आपके पिता एक उच्च स्थान पर बैठते थे या बैठाए जाते थे, इस वजह से एक दूरी थी। आप उनकी तरफ देखते, यू यूज्ड टू लुक अप टू योर फादर। वो ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि आप बहुत बड़े परिवारों में रहा करते थे। आपके समाज में ये इंटरडिपेंडेंस का भाव बहुत गहरा था। आपके पास बहुत सारे कज़न्स थे, आपके भाई बहन बहुत सारे थे, आपके दोस्त थे, आप बाहर जाकर खेलते थे, आप उछलते कूदते थे, आनंद करते थे, आप अपनी बातों को एक दूसरे के साथ साझा करते थे। शायद इसलिए पिता को मित्र होने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आज जब हम
छोटे छोटे दायरों में कैद हो गए हैं। बच्चों के मित्र तो हैं, लेकिन उनका जो भाव संसार है वो एक वर्चुअल स्पेस तक सीमित है। बच्चे अपने अपने कमरे में रहते हैं, अपने अपने कमरे में रह के अपने अपने फ़ोन और टैब के साथ रहते हैं। उस समय उनके मन में क्या चल रहा है, उनके भाव संसार में क्या घटित हो रहा है, इसकी जानकारी अगर आपको बराबर लेती रहनी है तो आपको उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा। वो आपके साथ अगर खुलकर बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर वो उस तरह के कदम नहीं उठाएंगे जहां आपको पछताना पड़े, या आप ये समझें कि काश वो मुझे पहले बता देता तो मैं उसे ठीक से समझा पाता, या मैं उसकी इस समस्या का समाधान कर पाता। इसलिए बच्चों के साथ बातचीत करना, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना बड़ा आवश्यक है। अब उसके बाद क्या आप माता पिता या गार्जियन होने का जो एक इनेट सुपीरियॉरिटी वाला भाव है कि मुझे ज़्यादा पता है, मेरा अनुभव ज़्यादा है, इसलिए क्या सही है गलत है मैं तुम्हें बता सकने का सामर्थ्य रखता हूँ, और तुम्हें ठीक रास्ते पर रखने की जिम्मेदारी है मेरी, तुम्हें ठीक से बड़ा करने की जिम्मेदारी है मेरी। एक वो भाव भी है, एक वो जिम्मेदारी भी है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का विवेक और बैठाने की सामर्थ्य आपके अंदर होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कहीं इन दोनों में बहुत विरोधाभास है। आप हंसते खेलते भी अपने उस दायित्व का पालन कर सकते हैं। आप बिना ये बताए, बिना ये जताए कि आप उसके पिता हैं और सिर्फ मित्र नहीं, ये वो इस सत्य को, इस तथ्य को ना भूले, विस्मृत न कर दे, ये भी कर सकते हैं। बीच बीच में आपको अगर वो गलत करेगा तो डांटना भी पड़ेगा, और उसके साथ आपको जोक्स भी शेयर करने, उसके साथ आपको नाचना गाना भी है। तो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग बहुत होलिस्टिक है और उसको 360 डिग्री देखने की आवश्यकता है। उसे कंपार्टमेंटलाइज करके तो आप देख ही नहीं सकते, और जिस दिन आपने उसको देखना शुरू किया उसका एक हिस्सा, एक पक्ष आप पूरी तरफ से अनदेखा कर देंगे, जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नीरज सर, इसमें एक बात आती है कि जब मैं सोचता हूँ ये जो रेफरेंस हम देते हैं कभी कि हमारे समय में ऐसा होता था, हमारा समय तो ऐसा था, हमारे समय में तो हम ऐसे रहते थे, ये कहीं ना कहीं उस जब आप अपने बच्चे से संवाद कर रहे होते हैं या किसी भी बच्चे से जब बात कर रहे होते हैं इस जनरेशन की, जो आपकी जनरेशन का नहीं है, वो यही अपने आप को स्टॉप कर लेता है। इसके बाद वो आपके आगे की बात को सुनने में उसको बहुत रुचि नहीं होती कि अब ये अपने दौर की बात करेंगे, अपने एरा की बात करेंगे। उसमें मेरा टेक अवे क्या है, मैं क्या करूं उससे? अमित जी बिल्कुल, और आशुतोष ने जैसे बोला कि मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, और पहले तो ये मान लेना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो आपको भी इवेलुएट कर रहे हैं, आपको भी जज कर रहे हैं। उस ज़माने की बात अलग थी जहाँ पर रिस्पेक्ट वाज गिवन। जो बताया कि बहुत बृहद परिवार होता था और पिता की ऐसी बनाई हुई इज्जत थी कि वो लड़का नीचे है, पिता ऊपर को, चेहरा भी देखना वाज लाइक ए डाइल्यूशन इन रिस्पेक्ट। सामने बैठते नहीं थे, भय था। रिस्पेक्ट वाज मोर आउट ऑफ फियर देन आउट ऑफ लव। और आज के माहौल में जिस तरह की हमारी फैमिलीज़ हैं, सोसाइटी है, वो व्यवहार हमारा मित्रवत होना चाहिए। आई कम्प्लीटली एग्री विद आशुतोष। और जो रेड सिग्नल्स आपको दिखने चाहिए हो सकता है मित्रवत व्यवहार में आपको दिख जाएं, बजाय कि आप भय से आप वातावरण कोई बनाएं। और जहाँ तक आपने बात बोली मेरे ज़माने में, ये तो ऐसा नशा है बोलने का, ये ऑफिस में भी चलता है, ये घर में भी चलता है। जब कोई सीनियर होता है तो कहता है हम जब ये थे तो हम ये करते थे। हमारे समय में तो हम लोग जब जूनियर उनको सुनते हैं तो भी हम लोग उतना ही लेते हैं जितना हमारे बच्चे, अगर हम इस तरह से लहजे से बात करें तो ये लहजा ही उनको लगता है कि अब इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, अब हमारा आदान प्रदान विचारों का समाप्त हो गया है, अब ये अपनी बात कहें। उतनी रिस्पेक्ट आप मान लीजिए कि उन्होंने सुन लिया हमारा वृतांत जो पुराना था कि हमने क्या किया था। Nobody is interested in story. You would have scripted it well, but nobody is interested in you narrating that story and they grasping it because they are in a different generation. अब मैं ये मानता हूँ कि हम लोग भी डिफरेंट थे उस समय के हिसाब से, और जब हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ कहते थे ऐसा नहीं था। भाव संसार में हमारे भी हम लोग भी कुंठित होते थे, और क्रोध तो हम शब्द यूज़ नहीं करेंगे, वो हम लोग के अंदर इस तरह के भाव नहीं थे, लेकिन कुंठित होते थे। एक उथल पुथल मचती थी, हम अपनी बात नहीं कह पाए।
किसी न किसी वजह से हम कहीं मन महसूस के रह गए, लेकिन बुरा नहीं माना, लेकिन मन महसूस के रह गए। आज की जनरेशन में मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो नहीं कर पाया और हमें पता है कि वहाँ पे उसको विंडो नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हम इनको ना दें। और यकीन मानिए ये आज की जो जनरेशन है, दिस इज़ एब्सोल्युटली मार्वलस। मतलब यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कीप क्रिबिंग व्हाट यू वर और यू कीप लुकिंग एट देम विद विद ऑ कि आपको हर दिन एंड लर्न फ्रॉम देम। और दूसरी बात, पेरेंटिंग आप कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी रिवर्स पेरेंटिंग हो रही है। बेसिकली यू आर लर्निंग, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है। आप कभी अपना जो ऐप है, वी थिंक दैट वी आर ए मिलेनियल, हम लोग को ज़्यादा पता है, बट ये जो जनरेशन आ रही है, नई जनरेशन, दे नो एवरीथिंग, देयर ग्रेस्पिंग पावर इज़ गुड, देयर कॉम्प्रिहेंसिव पावर इज़ एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। तो हमें तो उनको वो दिखाना है जो उनका बहुत अच्छा है। और ये आप यकीन मानिए, एवरीबडी लव्स प्रेज, बट हम उनको किस तरह से अपने शब्दों को चुनें वो हमारे ऊपर है। आप जो आशुतोष ने बोला कि हम उनके साथ संवाद करें, हम संवाद की शैली में, संवाद के कंटेंट में ही अपनी परवरिश दे सकते हैं। क्या बात है। तो लहजा बता देता है कि आप किसी को पाल रहे हैं, किसी की आप परवरिश कर रहे हैं। आप लहजे पे आप जाइए, बच्चा अपने आप पिकअप करेगा। जब वो हिंदी भाषी बच्चा अंग्रेजी चैनल देख के अंग्रेजी सीख लेता है बिना एरन एंड मार्टिन पढ़े है, तो हम तो खुद भी ये सीख रहे हैं कि क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जो मेरे ज़माने में वाली बात थी ना, ये जितना आप सीमित कर दें वो उतना अच्छा है। ना कि बच्चों को, ये किसी को पसंद नहीं है। आपको लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र में किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं। और ये आप यकीन मानिए अनायास से निकल जाता है मुँह से कि हम जब यहाँ थे तो सडनली आपको याद करना चाहिए कि आपको नहीं, और ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। जो पुरानी घटना घट चुकी है वो घट चुकी है। आप कितने भी तुर्रम खान रहे हों, आप रहे हों, लेकिन आप यहाँ हैं, बस यही इसका यथार्थ है। तो इसको तुरंत ये वर्जित है। मेरी सलाह ये है कि जो ये कर रहे हैं ये इसको ख़त्म करें, और सुने भी, सुनाएं भी। और अनुशासन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप और किसी को आप सोचें हम अनुशासित करेंगे, आप कुछ नहीं हैं। और ये समय बहुत जल्दी बता देता है कि आप कितने अक्षम हैं और कितने सक्षम हैं। और बच्चे एक ऐसा इंडेक्स हैं कि आपको उसी पल फील हो जाएगा कि आप कहाँ और किस लेवल पे बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि समय के साथ बहते रहना चाहिए, अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। और बहने में ना सिर्फ वो ही अच्छी चीज़ें पाते हैं, आप खुद बहुत अच्छे इंसान बनते रहते हैं। ये मेरा मानना है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ सर। संवाद उसी जगह ख़त्म हो जाता है जैसे ही आप कहते हैं कि हमारे समय में तो ऐसा था। उसके बाद वो कहते हैं ना, मोनोलॉग हो जाता है, फिर वो डायलॉग नहीं रहता। तो ये डायलॉग बना रहे, जैसा सर कह रहे थे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के शब्दों को अपने जीवन से हटाएं कि हमारे समय में ये था, हमारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी। ठीक है, वो मानता है, उसको गर्व है इस पे, तभी वो आज इस तरह से बड़ा हो रहा है, आपको देख के बड़ा हो रहा है। उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको लगता है हम जब पेरेंटिंग की बात आती है तो मोनोलॉग में ज़्यादा चले जाते हैं कि के बजाय। बड़ी अच्छी बात की, और आपकी और नीलेश की बातों से मुझे मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, और अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। और फिर भी वृद्धों से जब पूछा, एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो हम उस तरह के वृद्ध न बन जाएं कि हम बच्चों को ये बताएं कि न तुम्हें जीवन के विषय में कुछ पता है, न जीवन के आनंद के विषय में कुछ पता है, तुम्हें तो जीवन ही नहीं जीना आता। तो मुझे लगता है कि जो बातें नीलेश ने की वो बड़ी ही युक्ति संगत हैं और बड़ी प्रासंगिक हैं। और चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये वर्ड्सवर्थ ने 200-250 साल पहले कहा था। चाइल्ड इज़ इंडीड द फादर ऑफ मैन, और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जहाँ तक नीलेश की बात है और मेरी बात है, हम लोग तो अपने बच्चों से खुल के बातें करते रहते हैं, हर तरह की बातें करते हैं, अपने जीवन के अनुभव भी बताते हैं, उनके जीवन के अनुभव भी सुनते हैं। उनके दृष्टिकोण से परिचित होना अपने आप में ज्ञान की नई खिड़कियों को खोलने जैसा होता है, क्योंकि उनकी आंखों से संसार देखना आपको उस संसार देखने की प्रेरणा देता है जिस संसार को आप बड़े होने के क्रम में पीछे छोड़ा है।
क्योंकि जिस सेंस ऑफ इंक्वायरी और वंडर के साथ एक बच्चा दुनिया देखता है या दुनिया के बाहर कल्पना कर सकता है दूसरी दुनिया की, वो शायद आपके यथार्थ के अंदर कहीं दम घोट चुकी होती है। वो आपको उस दुनिया से फिर से परिचित करवाता है, आपको हंसने के, खिलखिलाने के ऐसे तमाम अवसर देता है जिनको आप कहीं पीछे छोड़ा है, जो आपकी स्मृति का हिस्सा तो थे। आपने भी अपने बचपन में ऐसा ही किया था, ऐसा ही सोचा था, ऐसे ही अनुभव किया था, मित्रों के साथ ऐसे ही ठिठोली की थी, अपने शिक्षकों और शिक्षयित्रियों के बारे में मनोविनोद में ऐसी ही बातें की थी। और आप आज सब कुछ भूल गए। आप कहाँ उलझे हुए हैं? चंद फाइलों में, कुछ नंबर्स में, जिसको आपने जीवन मान रखा है। जीवन इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि आप जितना समय बच्चों के साथ गुजारेंगे, वो आप उनको वो सीख दे सकते हैं जो आप बिना सिखाए देते, बिना बताए देते, बिना जताए देते। आपको शिक्षा देने के लिए किताब खोलकर पढ़ने की और सुनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इन्होंने कहा कि आपका लहजा बता देता है, आपकी आंखें बता देती हैं, आपकी आवाज़ बता देती है। और जो आप एज अ पेरेंट या एज अ फादर, एज अ मदर, आप उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं बता सकता। जितने सहज रूप से वो आपके साथ अपनी इंक्वायरीज, अपनी कल्पना की उड़ान ले जा सकते हैं और किसी के साथ नहीं ले जा सकते। तो मुझे लगता है कि, और मैं ये बार बार बोलता हूँ, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं या अपने प्रोफेशनल स्पेस में जो काम कर रहे हैं, वही काम है। वही काम नहीं है। मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण और विश्व निर्माण हमारे घर से शुरू होता है। और ये सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बना सकें, अच्छा इंसान बना सकें, उससे अच्छा कंट्रीब्यूशन और क्या होगा आपका समाज या देश के लिए या मानवता के लिए। तो पेरेंटिंग का जो हमारा लक्ष्य तो कम से कम यही है कि हम अपने बच्चों को सफलता असफलता की इस मृत तृष्णा से दूर, उनको जीवन और जीवन की वास्तविकता से परिचित करवाएं, उन्हें मनुष्यत्व के गुण और उन गुणों के आयाम के बारे में बता सकें, उन्हें नागरिकता की अच्छी समझ, एक अच्छा नागरिक क्या है ये समझ करा सकें, और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा विश्व नागरिक विश्व को क्या दे सकता है, अगर ये बता सकें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात जो आशुतोष ने बोली कि सफलता और असफलता को हम बता सकें, वी शुड नॉट नर्चर अवर किड्स विद सम फियर ऑफ फेलियर्स। मुझे लगता है फेलियर की इम्पोर्टेंस बताना भी बहुत बहुत ज़रूरी है कि फेल होना भी इम्पोर्टेंट है। हमेशा पास होना, नंबर्स की बात, क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ इवेंट सिचुएशन में आपको फील हुआ कि आप सक्सेस हो गया, आपको फेल हो गया तो आपका उत्साह समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। तो वी हैव टू ऑल्सो गिव देम द इम्पोर्टेंस कि फियर ऑफ फेलियर इज़ एब्सोल्यूट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यू हैव टू फेल, व्हाट इज़ देयर। फेलियर की अपनी इम्पोर्टेंस है। जो बच्चा, जो इंसान ज़िंदगी में फेल नहीं होता है और फेलियर की इम्पोर्टेंस नहीं समझता है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें विकास उतना पूर्ण हो पाएगा जैसा कि हम चाहते हैं कि एक अच्छा नागरिक बने जो सफलता और असफलता दोनों में बैलेंसिंग, संतुलन बना सके। छोटी सी असफलता मिलती है और लोग इतने ज़्यादा निराशावादी हो जाते हैं और उनको लगता है संसार समाप्त हो गया और उनकी सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल कुंद हो जाती है एक फेलियर में, जिसकी हो सकता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसकी इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है। मुझे लगता है पेरेंटिंग का एक जब हम संवाद करते हैं तो ऐसा, जिस तरह के हम और आशुतोष तो जानते हैं कि हम लोग का संवाद बिल्कुल फ्री फ्लो रहता है, लेकिन बेस्ट पेरेंटिंग मुझे जो लगता है वो स्टोरी टेलिंग में है। When you have to give them some insight or share some perspective, I think it is best to knit a beautiful story on something and keep sharing in some dialogue. It will come in on its own. Kids are very smart. They can filter it out कि उनको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, उनको पता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि फेलियर के बारे में बात करना
बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली विद यंग किड्स, बिकॉज जिस तरह का समाज है, जिस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है सो कॉल्ड इन द मार्केट, कि छोटी सी बात में उनको लगता है कि एक स्टार्टअप हो गया, उसमें किसी ने फंडिंग ले ली तो बहुत बड़ा वो स्टार बन गया। जिस तरह का हम वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बेसिकली नथिंग फॉर एनीबडी, जस्ट टू से इतने बिलियन डॉलर जो हम लोग काउंट भी शायद ना कर पाएँ, उस तरह के माहौल में ये बताना कि फेलियर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी सक्सेस है। मुझे लगता है ये बातें भी अपनी स्टोरी टेलिंग में, नॉट इन द एडवाइस ऑफ प्रीचिंग, प्रीचिंग किसी को पसंद नहीं है, ना ऑफिस में ना घर में। मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग का एक ऐसा तरीका होना चाहिए जहाँ फेलियर के बारे में ज़रूर बात होना चाहिए। बहुत ही अनऑब्ट्रूसिव तरीके से, अगर जैसा इन्होंने कहा स्टोरी टेलिंग के माध्यम से या अपने आचरण से या छोटी छोटी बातों से आप बहुत कुछ बता और सिखा सकते हैं, और वो प्रीचिंग नहीं होगी, क्योंकि प्रीचिंग कोई पसंद नहीं करता है। हाँ, तो हमारे युग में भी गाना हुआ करता था, डैडी डोंट प्रीच, तो डैडीज आर नॉट अलाउड टू प्रीच, डैडीज आर अलाउड टू टीच, टीच बट टीच इन अ वे विच इज़ जॉयफुल, विच इज़ एक्सेप्टेबल एंड विच हेल्प्स इन द फुल ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनैलिटी। ये बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसा विषय है जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि आपने जितनी बातें की हैं उनका दूसरा पक्ष भी अवश्य होगा, और कॉन्ट्रेरियन व्यू होना बहुत स्वाभाविक है। ये महज इत्तेफाक है कि नीलेश आज मेरे साथ इत्तेफाक रख रहा है, नहीं तो बहुत सारे मुद्दों पर उसके कॉन्ट्रेरियन भी होते हैं। रिश्तों के मामले में, रिलेशनशिप में इत्तेफाक लेकिन जहाँ तक जॉय की बात है, हैप्पीनेस की बात है, फ्रेंडशिप की बात है, पेरेंटिंग की बात है, वी ब्रॉडली एग्री ऑन मोस्ट ऑफ दीज एक्सट्रीमली रेलिवेंट सब्जेक्ट्स। ओनली ऑन वेरी irrelevant matters we differ. We differ. But then probably that keeps our friendship so glowing and interesting that it remains relevant enough to offer him enough room and space for his contribution. और अमित जी, हम लोग भी एक दूसरे की पेरेंटिंग करते रहते हैं। ये पेरेंटिंग बच्चों की नहीं है, रिश्तों की भी पेरेंटिंग होती है, नर्चरिंग, और उसका सबसे बड़े राज है कि we don't hide anything from each other. We don't. So we are like it's a free flow, interchangeable. So मुझे लगता है कि परवरिश, पेरेंटिंग का सबसे बड़ा है पारदर्शिता। तो हम दोनों में, राधा तीनों में, राजीव भी यहाँ नहीं है, तीनों में पारदर्शिता है। कुछ एक आध बिंदुओं पे डिसएग्री कर सकता है, लेकिन लार्जली पारदर्शी है। आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर डिसएग्रीमेंट भी जो है वो जीवन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट बिल्कुल, और ये तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी सोच रखता है, और एक ही सोच रखने वाले लोग भी अलग अलग तरह से वही सोच रख सकते हैं, और उनके दृष्टिकोण में भिन्नता होगी। तो वही हमने कहा कि जहाँ तक हम लोगों का चीज़ों को या जीवन देखने और जीने का तरीका है वो ब्रॉडली एक जैसा है, और इस वजह से हम लोगों में इस तरह की मित्रता भी है कि हम संपूर्ण पारदर्शिता के साथ इस मित्रता को निभा रहे हैं। लेकिन दृष्टिकोण तो भिन्न हो सकते हैं, और दृष्टिकोण, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, उसको प्रस्फुटित होने के लिए, अभिव्यक्त होने के अवसर देना और उनका सम्मान करना, यही इस रिश्ते को और सुंदर बनाता है। तो हर रिश्ते में अगर आप अपने अपने दृष्टिकोण को या दूसरों के दृष्टिकोण को सम्मान दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि रिश्ता सुंदर बना रहता है, रिश्ता सुदृढ़ बना रहता है। रिश्ते में किसी तरह का बिखराव या टूटन नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पर ये लगता है कि नहीं, जो मैंने सोचा, जो मैंने किया, जो मैंने कहा, बस वही सही है, वहीं पर जहाँ पर अहम बहुत हावी हो जाता है और रिश्ता गौण हो जाता है, रिश्ता छोटा पड़ जाता है अपने अहम के सामने, वहाँ पर रिश्तों में बिखराव होता है, रिश्तों में टूटन आती है, वहाँ पर रिश्तों में टॉक्सिसिटी आती है। जिस टॉक्सिसिटी का जिक्र किया था आपने, उसी टॉक्सिसिटी पर ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन टॉक्सिसिटी पर नहीं, क्योंकि टॉक्सिसिटी से हमें जाना है अमृत की तरफ, रिश्तों के अमृत की तरफ, जीवन के अमृत की तरफ और आनंद के अमृत की तरफ। और ये अमृत हमारे अंदर मौजूद है, ये अमृत हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद है। अगर हम
पॉजिटिव भाव के साथ। पॉजिटिविटी मैं बार बार बोलता हूँ कि सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति को अलग अलग ढंग से देखने की सामर्थ्य रखते हैं। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको प्यास लगी और पानी पीना है तो आप आधे खाली गिलास से भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर सकारात्मकता की प्यास होनी चाहिए, और जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना आप देखेंगे कि आप अंदर से स्वस्थ हैं, आप आनंदित हैं, आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप सुखी हैं, आप सफल हैं, और आपके अंदर किसी भी तरह की नकारात्मक भावना नहीं आएगी। और नकारात्मकता जो है आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाती है, आपके जीवन को क्षति पहुंचाती है। हम जितना जल्दी समझ लें जीवन में उतना अच्छा। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा बड़ी सार्थक रही, और इन मुद्दों पर हम लोग आगे भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि सकारात्मकता का जितना प्रसार हो वो अच्छा है। लोग अगर सुखी हों, पॉजिटिव हों और हेल्दी रहें, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, तो वो हमारा थोड़ा सा छोटा सा सकारात्मक और योगदान। हार और जीत के संकुचित दायरे में ना रह जाएं। हार और जीत जो है वो व्यापक है। और वैसे मुझे एक पापा की 4 पंक्तियां भी याद आ रही हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, हार और जीत पे लिखा है कि अहम अंकुरित भी होता है जीवन में यदि हार न होगी। अहम अंकुरित भी होता है जीवन में यदि हार न होगी। मन मलिन सबका होता है जीवन में यदि जीत ना होगी। ये एक ह्यूमन जीत भी आवश्यक है, हार भी आवश्यक है। हार से भी हम सीखते हैं, तो दोनों की बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत सार्थक चर्चा रही, और थैंक यू अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सर। और मैं आप लोगों से बस हर बार एक बात कहता हूँ आखिर में, और अब आप इस भाव से इन एपिसोड्स को देखें, और उसके बाद जो प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि हम जब चर्चा करते हैं और आप लिखते हैं कि इन बातों पे भी चर्चा होनी चाहिए, इन टॉपिक्स पे भी बात कीजिए, तो ऐसा मानिए कि आप यहाँ बैठे हैं, ऐसा मानिए कि आपके मन के प्रश्न आप पूछ रहे हैं और आप स्वयं यहाँ बैठे हैं। तो मैं आपका स्थान यहाँ आपके स्थान पे बैठा हूँ और आपके प्रश्न पूछना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ उसके बारे में। उस भाव से हमें प्रश्न भेजिए, टॉपिक भेजिए, मुद्दे भेजिए, और कोशिश करेंगे कि हम लोग इस बातचीत में, इस सार्थक बातचीत में, उन प्रश्नों का उत्तर, जितना क्षमता मेरी है पूछने की और हमारी क्षमता है उत्तर देने की, और जैसे और मुझे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इसको डिकोड करते हैं आशुतोष सर, नीरेश सर, मैं इसको सुनते हुए भी बहुत कुछ मेरा भी टेक अवे होता है। मैं सिर्फ इसको एक मॉडरेट करने के लिए इस शो में नहीं बैठता, वो मेरे टेक अवेज भी होते हैं मेरी लाइफ के, मैं उसको लेके जाता हूँ और मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मेरा एक अलग बड़ा निहित स्वार्थ है इस बातचीत को सुनने का, उसमें प्रश्न पूछने का, क्योंकि उसमें उन प्रश्नों में से मिलने वाले उत्तर में मेरे जीवन की दिशा भी तय होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।